अरविंद केजरीवाल हुकूमत की सरजनिश की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना वबा से निपटने में दिल्ली हुकूमत का निजाम पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत पर से भरोसा हिल गया है। अदालत ने कहा कि अगर दिल्ली हुकूमत हालात को संभाल नहीं पा रही है तो बताए, हम मरकजी हुकूमत से हालात से निपटने को कहेंगे। अदालत ने दिल्ली हुकूमत को ऑक्सीजन की सही अलॉटमेंट करने की हिदायत देते हुए कहा कि वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऑक्सीजन नहीं है और हमें 100 कमरे दिए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि हमने तो दिल्ली सरकार से बेड देने के लिए कहा ही नहीं। अदालत ने तबसरा करते हुए कहा कि वक्त ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। मध्य प्रदेश में हुकूमत के तमाम दावों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल, इंदौर, शहडोल, जबलपुर, खंडवा में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना मरीजों की मौत हम भूले भी नहीं थे कि ग्वालियर जैसे जय रोग्य कैंपस में कायम कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। कांग्रेस एमएलए प्रवीण पाठक जहां ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं, वहीं अस्पताल इंतजामिया अस्पताल में मौत की बात को तस्लीम तो कर रहा है मगर इसे ऑक्सीजन की कमी से होना नहीं मान रहा। वहीं दूसरी जानिब ग्वालियर कोविड केयर सेंटर में डॉक्टरों के साथ होने वाली बदतमीजी से डॉक्टरों ने काम करने से इनकार कर दिया है और उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को खत लिखकर सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। कमी पाई गई थी तो हमारा टैंकर आ गया, ऑक्सीजन इसमें डाल रहा है। लोगों की मौत हो चुकी है ऑक्सीजन? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि ऑक्सीजन कम हुई है। परिजनों का कहना है कि बहुत से लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, ऑक्सीजन तो हमारी तत्काल आई गई थी। सुबह हमारा टैंकर आ गया था, सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह में भर रहा था, उसके बाद इसमें भर रहा है। नहीं, परिजन लोग ने कुछ कर रहे थे तो डॉक्टर स्टाफ वगैरह चले गए थे, वो सब आ गए। मरने वालों को आंकड़ा नहीं, अभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। जो ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो आ गई है। मैं बहुत विनम्रता से अपील करना चाहता हूं, ये श्रेय लेने का समय नहीं है, राजनीति करने का समय नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैंने 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भिजवा दिए, कोई बोलता है मैंने ऑक्सीजन का टैंकर भिजवा दिया। अरे साहब, सारा श्रेय आप लोगों को है। मेहरबानी करके एक हो जाओ, मेहरबानी करके गुटबाजी छोड़ दो और इस ग्वालियर के एक एक व्यक्ति की सांसों को बचा लो। आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ग्वालियर सिसक रहा है, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मर रहे हैं। हम लोग रात रात दिन जग जग के, चाहे ग्वालियर का कलेक्टर हो, चाहे ग्वालियर का एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, रात रात दिन जग जग कर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। कृपया करके मेहरबानी करके ग्वालियर पर ध्यान दें और लोगों को जो ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति पर ध्यान दें। आज जो कमला राजा अस्पताल की खबर है उसमें किसी भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। उसमें एक किडनी का मरीज था जो डायलिसिस पे था और एक और क्रिटिकल मरीज था। तो ये 2 लोगों की मौत की खबर है जो कि ऑक्सीजन की कमी से बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऑक्सीजन वहां थी और ऑक्सीजन का टैंकर आके ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन वहां भर रहा था। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले की तकर्री को लेकर रियासती हुकूमत संजीदा नहीं है। इस तरह का इल्जाम एमआईएम के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील ने लगाया। उनका कहना है कि औरंगाबाद के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमले, खासतौर पर डॉक्टरों की शदीद जरूरत है। जिला कलेक्टर ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान की जायजा मीटिंग के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। एमपी जलील का कहना है कि कोई डॉक्टर सिर्फ 3 माह के लिए क्यों आएगा, इसलिए हुकूमत को खाली असामियां पुर करने के लिए पुरकशिश पैकेज देना चाहिए ताकि तिब्बी अमले की कमी को दूर किया जा सके। के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बहुत मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लिया है। हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी तरह से मौजूद है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर की ज़रूरत होती है इसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और ये बहुत ही चिंता का विषय है। देखिए, जब हमने ये मुद्दा उठाया था कि अगर आप अपने पोस्ट नहीं भरेंगे तो हम मोर्चा निकालेंगे, उसके बाद सरकार ने हरकत में आई और उन्होंने फौरन है जो एडवर्टाइजमेंट इशू किया, वॉक इन इंटरव्यूज इशू किया है। वो जो इंटरव्यू का जो एड पेपर के अंदर दिया गया है उसको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये गवर्नमेंट इसके बारे में सीरियस ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर शादी खानों, फंक्शन हॉल और स्कूलों की इमारतों को कोरोना केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसकी नौबत नहीं आई, लेकिन इंतजामिया ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस ने इस मामले में पहल करते हुए औरंगाबाद शहर के कल्ब में वाक़े गांधी भवन की इमारत कोविड केयर सेंटर के लिए देने की पेशकश की है। कांग्रेस के शहर सदर
हिशाम उस्मानी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें यह पेशकश की। वाज़ेह है कि गांधी भवन में कम से कम 50 बेड का इंतजाम आसानी से हो सकता है। कांग्रेस शहर सदर के इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। प्रशासन को जगह की कमी पड़ती है और उनको लगता है कि उनको यहाँ कोई सेंटर एस्टैब्लिश करना है, तो हम अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी भवन की जो प्रीमाइसेस है, जैसे ये हॉल, छोटा हॉल और वो सामने का जो बड़ा हॉल है, ये हम दे सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने उनके सामने एक बात ये भी रखी कि हमारे पास इस बिल्डिंग में पानी का कनेक्शन है, ड्रेनेज का कनेक्शन है, लेकिन अभी बाथरूम्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बात भी मैंने उनको बताई। अगर आप चाहें तो जो पोर्टेबल या जो होते हैं ट्रांसफरेबल टॉयलेट्स, वो अगर आप करते हैं तो ये जगह इस्तेमाल की जा सकती है। हमको लगता है कि यहाँ एक 50 से 60 बेड का हॉस्पिटल आराम से किया जा सकता है, जिसमें ये जो जगह है इस छोटा हॉल का, यहाँ डॉक्टर्स और स्टोर ये वो कर सकते हैं बैठने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जलगांव के एक अस्पताल में एक नौज़ायदा बच्ची ने 27 दिन तक कोरोना का मुकाबला किया और फिर कोरोना को मात दे दी। 27 दिनों के बाद कोरोना को हराकर ये बच्ची अपने घर लौटी। नौज़ायदा बच्ची और इसकी मां को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और दोनों की सेहत बिल्कुल ठीक है। जलगांव के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पैदा हुई एक बच्ची ने 27 दिनों तक मुकाबला करने के बाद कोरोना को शिकस्त दे दी। डॉक्टर जयप्रकाश रामानंद ने आज अस्पताल से बच्ची की मां और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी। बच्ची के घर आने पर अहले खाना ने खूब खुशियां मनाई और मिठाइयां तकसीम की। तो वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में कोरोना को शिकस्त देकर नरेश की अहलिया जब घर लौटी तो शौहर ने उनका इस्तकबाल आरती उतारकर किया। नरेश और उनकी अहलिया दोनों एक साथ कोरोना से मुतासिर हुए थे, लेकिन नरेश की बीवी राधिका की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल से इलाज के बाद जब राधिका घर लौटी तो नरेश ने इनका इस्तकबाल आरती उतार कर किया। मियां बीवी के इस मोहब्बत भरे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कोरोना वबा के इस दौर में मराठवाड़ा के शहर उदगीर में इंसानियत मानवता गौरखन सेवा भावी संस्था नामी तंजीम इंसानी खिदमत में जी जान से लगी हुई है। इस तंजीम में शामिल मुस्लिम नौजवान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इंतकाल के बाद इनके आखिरी रसूमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक इन मुस्लिम नौजवानों ने 107 हिंदू अफराद की आखिरी रसूमात अदा की हैं, जबकि 30 मुस्लिम अफराद की तदफीन की है। ये मुस्लिम नौजवान मुफ्त में इंसानी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इस मुश्किल और आजमाइश भरे दौर में दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गोरखन सेवा हुई संस्था 5 साल से उदगीर शहर के अंदर मुस्लिम समाज के दफन विधि कफन विधि बिना पैसों के हम ये काम कर रहे थे, मगर 2 साल से जो बीमारी है ये कोरोना, इसके अंदर नगर परिषद के कर्मचारियों ने हमारा साथ मांगा। तो हम जितने भी कोरोना पेशेंट हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, लिंगायत समाज हो या मराठा या और कोई कास्ट के हो, उसके रीति रिवाज के हिसाब से उनका भी काम अंजाम दे रहे हैं। अब ये फ़िलहाल हम कलेक्टर साहब हमारा सत्कार भी करे, इसके ताल्लुक से सर्टिफिकेट भी दिए हमको। अभी इंशाल्लाह आगे भी हम ये काम करेंगे। अभी हमारे ग्रुप के अंदर तकरीबन 30 से 40 बच्चे हैं जो बिना किसी पैसे के ये काम अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और इसलिए गुजारिश है आप भी अपना ख्याल रखें इंशाल्लाह इस बीमारी से बचने। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन के तीसरे मरहले की शुरुआत होगी। वैक्सीन को लेकर अलग अलग अफवाह और सवाल लोगों के जहनों में है, खासकर खवातीन को लेकर कई सवाल हैं। हालांकि नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने वजारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि पीरियड्स के दौरान भी खवातीन वैक्सीन ले सकती हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर में नौजवान तबके के मुतासिर होने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर में हामिला खवातीन भी कोरोना पॉजिटिव हो रही हैं, जिसके बाद एक बहस आम हो गई है कि क्या हामिला खवातीन को वैक्सीन लेनी चाहिए। जानकारों और गैनकोलॉजिस्ट का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हामिला खवातीन शामिल नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से स्टडी में इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि माहिरीन ये कह रहे हैं कि पीरियड्स के दौरान वैक्सीन लगाने में
किसी तरह का कोई मसला नहीं है। ये एक एब्सोल्यूट रूमर है कि पीरियड्स के दौरान कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कोविड वैक्सीन जस्ट प्रोवाइड अस विद द इम्यूनिटी एंड पीरियड्स आर अ नेचुरल फिनोमेना। एक हमारा एक बॉडी का एक नेचुरल वो है। उस दौरान हमें वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पीरियड से पहले वैक्सीन लगाते हैं या पीरियड्स के दौरान लगाते हैं या पीरियड्स के बाद लगाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड्स में वैक्सीन का कोई एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट नहीं है। एज सच वैक्सीन का वही साइड इफेक्ट है जो किसी भी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है, हल्का बुखार आना, गला खराब होना या कोविड जैसे थोड़े बहुत सिम्टम्स होना। कोविड-19 के वैक्सीनेशन का महिलाओं में होने वाले पीरियड्स या माहवारी के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए वैक्सीनेशन लेने की तारीख उस पर निर्भर नहीं करती है। महिलाएं कभी भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। वहीं हामिला खवातीन के कोरोना पॉजिटिव होने पर खवातीन से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टरों का कहना है कि हामिला खवातीन को कोरोना पॉजिटिव होने पर डॉक्टर से बगैर मशवरा किए कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। वहीं ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि बुखार की दवाई और वाटर कंटेंट रखने पर मरीज को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले मरीज को वैक्सीन लेनी चाहिए। इस पर जानकारों का ये भी कहना है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च मेरी जानकारी में नहीं आया है। मैंने इससे मुतालिक रिसर्च लेटर भी पढ़े हैं, इसमें कहीं ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि जिन्हें पीसीओएस है इनमें वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान हो सकता है। ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है, लेकिन अगर किसी को ये शुबा है तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकता है। वहीं डॉक्टर मंजू सीनियर कंसल्टेंट का कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी वैक्सीन लगवाया जा सकता है। कभी भी वैक्सीन लगवाने के बाद इंजेक्शन लगवाने वाली जगह पर दर्द, हल्के बुखार की शिकायत रहती है, लेकिन इसका ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता। आजकल काफी हद तक ये देखा जा रहा है कि हर दूसरे से तीसरा मरीज जो कि प्रेग्नेंट है वो कोविड-19 से संक्रमित हो रहा है, लेकिन इससे डरने की या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स विद होम आइसोलेशन, विद नॉर्मल रूटीन मॉनिटरिंग, विद पैरासिटामोल SOS धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जहां हुकूमत के जरिए सरकारी इमारत और प्राइवेट बिल्डिंगों में कोविड सेंटर कायम किए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के इंचार्ज यासिर अरफात ने भी मध्य प्रदेश हुकूमत और भोपाल जिला इंतजामिया को खत लिखकर मध्य प्रदेश स्टेट हज हाउस में कोविड सेंटर कायम किए जाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि हज हाउस में कोविड केयर सेंटर कायम करने को लेकर मरकजी हज कमेटी के जरिए स्टेट हज कमेटियों को भी सर्कुलर जारी किया जा चुका है। इससे कबल भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भोपाल में कायम स्टेट हज हाउस में भी कोविड केयर सेंटर कायम किया गया था। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी के इंचार्ज यासिर अरफात कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हमें आज सर्कुलर रिसीव हुआ है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के अलावा तमाम स्टेट्स के हज हाउसेस को टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का पत्र हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिला, उसके बाद हमें सर्कुलर रिसीव हुआ है, जिसके अनुसार हमें हज हाउस को टेम्परेरी कोविड सेंटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए हमने कलेक्टर महोदय को आज चिट्ठी लिख दी है। जैसे ही सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से, हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो। कर्नाटक के रायचूर में जनता दल सेकुलर पार्टी के लीडरों ने मुल्क और रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकाम होने का बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। जेडीएस जिला यूनिट के सदर एम वीरूपाक्षी रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस में इजाफे के लिए खुद बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी लीडरों ने ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी बड़ी रैलियां की और अब हालात बेकाबू होने पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के ऐलान के बाद छोटे ताजिर, गरीब और मुतवस्सित खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की परेशानी नाकाबिले बयान है। कोरोना की दूसरी लहर तबाहकुन होगी, माहिरीन ने इस बात की पेशगोई की थी, लेकिन इस लहर का आगाज महाराष्ट्र के अमरावती से होगा ये किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब वेरिएंट तबाही मचा रखी कि अब लोग इस डबल म्यूटेट वेरिएंट को अमरावती के नाम से जानने लगे हैं।
इस डबल म्यूटेट वेरिएंट की खास बात यह है कि इससे अगर घर का एक फर्द पॉजिटिव होता है तो घर के पूरे अफराद खानदान इसकी जद में आ जाते हैं। अमरावती के मारूफ डॉक्टर और पंजाब राव देशमुख मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनिल देशमुख ने दावा किया है कि मुल्क में इस वक्त कोरोना से तबाही मचाने वाले वेरिएंट की शुरुआत अमरावती से हुई और ये पहले से ज्यादा नुकसानदेह है। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान बाहिमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। वादी कश्मीर के उभरते गुलकार और इंडियन आइडल में पहली मर्तबा कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाले शेख अनीस ब्रेन ट्यूमर से मुतासिर हैं। अनीस की वालिदा और भाई की भी कैंसर से ही मौत हो चुकी है। वालिदा और भाई के इलाज में अनीस की माली हालत खराब हो चुकी है। अनीस अब अपने इलाज के लिए माली ताउन तलब कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी इस दिलकश और जज्बाती आवाज के पीछे शदीद दुख और दर्द छिपा हुआ है जिसे सिर्फ इंसानी दिल ही महसूस कर सकता है। ये आवाज है नौजवान गुलकार शेख अनीस की, जिसने इंडियन आइडल में पहली मर्तबा कश्मीर की नुमाइंदगी की थी। एक हाथ से माजूर अनीस पिछले कई वर्षों से अपनी खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल मोह रहे हैं। उनका हालिया नगमा साहिबो सत में छम काफी मकबूल रहा। इस नगमे की लॉन्चिंग के मौके पर अनीस को ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला। डॉक्टरों ने सर्जरी का मशवरा दिया, जिसके बाद भारी रकम की जरूरत है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना अनीस के लिए मुश्किल है। अनीस की वालिदा और भाई की कैंसर से मौत हुई, जबकि दिल का दौरा पड़ने से उन वालिद भी इंतकाल कर गए। जब मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में गया था उस टाइम मेरे भाई का कैंसर हो गया था डायरेक्ट, तो उसमें कोलन कैंसर हो गया था। तब जब इंडियन आइडल में मैं था तो मेरे भाई की डेथ हो गई थी। इवन मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरे भाई की डेथ हो गई। जब मैं लगभग 40 डेज़ के बाद मैं वापस आया तो मेरे भाई की डेथ तब हो चुकी थी। उनकी डेथ कैंसर से हो गई, तब मैं इंडियन आइडल में ही था। तो उसके बाद मेरी मम्मा की भी डेथ कैंसर से ही हो गई और रिसेंटली मेरे पापा की भी डेथ हो गई, उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। और मैं लास्ट टाइम मैं अपना डेब्यू बना रहा था सॉन्ग एक साहिबो सच में चेनी, वो कश्मीर अनप्लग्ड के साथ। तो उस टाइम हम वो उस पर काम कर रहे थे, वो वीडियो बनाते बनाते मुझे मतलब मैं तो ठीक था, मुझे कुछ ऐसा पता नहीं था कि मैं बीमार हूँ अंदर से। तो जब वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हमने सोचा कि रिलीज़ करेंगे अच्छे से। तो उसके बाद मेरा खुद का ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हो गया। अनीस के बड़े भाई पेशे के एतबार से एक कारपेंटर हैं और उनके लिए घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। घर में 3 अमवात की वजह से उनकी माली हालत पहले ही खराब हो चुकी है। तो अभी हम इस वक्त उन सोर्सेज में नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम मैं अपने भाई का इलाज करवा सकूं। मैं तो एक मजदूर हूं, तो इसमें तकरीबन 15-17 लाख लगते हैं, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो हम अब लोगों से अपील करते हैं कि अगर आपकी
मतलब आपकी कंट्रीब्यूट से कुछ हो सकता है तो एक जान बचाना फ़र्ज है। जैसे मेरा भाई है वैसे ही ये पूरी दुनिया का भाई है। अनीस अपने इलाज के लिए मदद तलब करने के लिए पहले पशुपेश का शिकार थे, लेकिन बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। अनीस को उनके दोस्तों ने क्राउड फंडिंग का मशवरा दिया है। अनीस को सर्जरी के लिए दिल्ली जाना है। सर्जरी विद पोस्ट सर्जरी अगर हम देखें तो हमने मतलब मैं दिल्ली में भी गया, लगभग 4-5 हॉस्पिटल्स में मैंने विजिट किया, वहाँ पे मैंने कंसल्टेशंस भी ले ली। उन्होंने मतलब सर्जरी का लगभग वो 5 to 6 लाख, लेकिन इसमें पोस्ट सर्जरी जो इसमें सर्जरी के बाद जो खर्चा लगभग उसमें 15 to 17 लाख इसमें लगते हैं पोस्ट सर्जरी, क्योंकि इसमें जो दवाई वगैरह कीमो वगैरह और उसमें बाकी टेस्ट वगैरह पेट स्कैन बाकी स्कैन्स वगैरह होते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है बहुत। किसी इंसानी जान को बचाने से बेहतर और कोई अमल नहीं हो सकता। अब तो रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने किसी की जान बचाई उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्श दी। टीवी स्क्रीन पर अनीस के बैंक अकाउंट की तफसीलात दी गई हैं। इस अकाउंट में रकमात मुंतकिल की जा सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कुछ अलग है।